हेलो फ्रेंड्स, वापस आपसे का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जितने भी स्टूडेंट जिनको बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होना है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 जो है आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, इसका वन शॉट में कंप्लीट करने वाले। यानी इस वीडियो में आपका यह जो चैप्टर ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संख्याओं के बारे में कि ये संख्याएँ क्या होती हैं। फिर उसके बाद जो आपका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, इसके बारे में जानेंगे कि ये वास्तविक संख्या क्या होती है। फिर वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो जो संख्याएं आती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। फिर महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ के बारे में जानेंगे। फिर एलसीएम के बारे में जानेंगे। उसके बाद यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा किस प्रकार से एचसीएफ निकाला जाता है इसके बारे में जानेंगे। फिर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है इसके बारे में जानेंगे। फिर जो धनात्मक पूर्णांकों के बीच में जो संबंध रहता है एलसीएम और एचसीएफ का, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि √2 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करें। इस प्रकार जो क्वेश्चन है इसको देखने वाले हैं। उसके बाद विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ डालने का जो प्रोसेस है उसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। मतलब लगभग आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो हम अगला वीडियो लाएंगे उसमें इसका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। इस चैप्टर 1 से जितना भी आज तक ऑब्जेक्टिव पूछा गया होगा बिहार बोर्ड द्वारा, उन सारे ऑब्जेक्टिव को उस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों पर शेयर कर सकते हो, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहे। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग आपका हर एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, जो आपके बुक में दिया है वह भी और जो नहीं दिया वह भी, क्योंकि ये सब जो बेसिक चीज़ है इनको हम पढ़ेंगे तभी जाके इस चैप्टर को आप ढंग से समझ पाइएगा। तो हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक आप लोग को ले जाएंगे। सबसे बेसिक तो यही है कि संख्या को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। ये आप बचपन से भी पढ़े होंगे, या फिर नहीं पढ़े होंगे, फिर भी हम बता देते हैं कि जो संख्याएं होती हैं इनको दो भाग में विभाजित किया जाता है। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वैसी संख्या होते हैं जिनको हम लोग रियल में गणना करते हैं, जिनका कोई ना कोई मान रहता है, उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या में आप जो भी संख्या मन करे लिख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3/4, 5.6। यह सारा जो संख्या है ये सारा आप लोग का कौन सा संख्या है, तो ये वास्तविक संख्या है। अब आप लोग सोचिएगा कि सारा चीज़ जब वास्तविक संख्या में ही आ गया तो ये काल्पनिक संख्या क्यों बनाया गया है। तो देखिए, इसमें हम लोग एक ठे मान आप लोग को लिखते हैं √-4। √4 का तो मान आप लोग बता देते कि 2 आएगा, लेकिन √-4 का मान आप लोग को नहीं मालूम है। इसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे √-9, तो इसका भी मान आप लोग नहीं बता पाइएगा। तो ऐसी संख्या है जिनका कोई अभी तक मान नहीं पता चला है। इसके बारे में वैसे आगे आपको पढ़ना है, आगे अगले क्लास में। अभी के लिए आप लोग को वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, तो हम केवल इसी पर चर्चा करेंगे। काल्पनिक संख्या आपको अभी नहीं पढ़ना है। हम बता दिए कि काल्पनिक संख्या का कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं, जिसमें -4 का अंडर रूट होगा, जिसका मान हम लोग को नहीं पता रहता है। अब बात रहा वास्तविक संख्या के बारे में, तो वास्तविक संख्या को मेनली डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में। तो देखिए, यह जो वास्तविक संख्या है इनको मेनली 2 भाग में जो डिवाइड किया जाता है। इसमें जो पहला भाग है यह परिमेय संख्या और दूसरा भाग है अपरिमेय संख्या, जिनके बारे में आप क्लास 9th में भी पहले से पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। और अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यही दोनों में मेनली डिफरेंस रहता है। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो जैसे 5/9 ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वरना सिंपल 1 भी आप लोग लिखिएगा तो इसके बट्टे में 1 छुपा रहता है, तो यह इस प्रकार का एग्जाम्पल जो हो जाएगा ये आपका परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। अपरिमेय संख्या में जो रूट की संख्या होती है उसका आप लोग एग्जाम्पल मेनली ले सकते हैं। ये सारा जो संख्या होता है यह अपरिमेय संख्या रहता है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, कि अपरिमेय संख्या में आप लोग को पाई, हम बात करें कि कौन सी संख्या है, परिमेय की अपरिमेय, तो आप लोग को बताना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि पाई का मान तो 22/60 आता है, तो ऐसे में ये परिमेय संख्या क्यों नहीं होगी। तो यहाँ पर कि पाई कौन सी संख्या है, तो आप बताइएगा अपरिमेय, लेकिन पूछेगा कि पाई का मान कौन सा संख्या है, तो पाई का मान 22/7 होता है, जो कि परिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पे आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी ऐसे तो मेनली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे बोलेगा कि पाई कौन सी संख्या है, तो
तो आपको बताना अपरिमेय संख्या है और पूछेगा कि पाई का मान कौन सा संख्या है, तो पाई का मान एक परिमेय संख्या है जो कि 22/7 होता है पाई का मान। इस प्रकार से परिमेय और अपरिमेय तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। वैसी संख्या है जिसको हम लोग PYQ के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, और जिनको अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते उसको अपरिमेय कहेंगे। बहुत सारे लोगों को अंश और हर भी नहीं पता होगा, तो अंश जो ऊपर वाला रहता है उसको अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। अब ये वास्तविक संख्या जो है इसको मेनली 2 भाग में डिवाइड किया गया है, लेकिन कुछ ऐसी भी संख्या है जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं, और चलिए उनके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये कुछ संख्याएं हैं जिनके बारे में आपके बुक में दिया तो नहीं गया, लेकिन इनके बारे में पढ़ना आपको जरूरी है क्योंकि यही आपका मैथ का बेसिक्स है। सबसे पहले हम प्राकृत संख्या के बारे में बात करें, जो कि आप पढ़े होंगे पहले से, जो गिनती की संख्या होती हैं जैसे कि 1 2 3, जो गिनती की संख्या होती है उसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। यह इन्फिनाइट तक चलते रहेगा। अब जब प्राकृत संख्या में 0 हम लोग ऐड कर देते हैं तब जा करके यह जो संख्या होती है यह पूर्ण हो जाती है, यानी इसको हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। अब जब पूर्ण संख्या में भी बट्टे में कुछ आने लगेगा, जैसे कि 3/5, 4/6, इस प्रकार की जो संख्या हो जाएंगी, जो बट्टे पर की संख्या होती है उसको हम लोग भिन्न संख्या कहते हैं, यानी फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। उसके बाद फिर पूर्णांक होता है, जब आप संख्या में यानी पूर्ण संख्या में या भिन्न संख्या में जब आप निगेटिव ऐड कर दीजिएगा, यानी -2, -3, उसके बाद 1, -1, 0, 1, 2, इस प्रकार से जब आप पूर्णांक उसको कहेंगे जिसमें प्लस, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो सभी इंक्लूड होते हैं, उसको हम लोग पूर्णांक यानी इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद फिर सम संख्या है। सम संख्या आपको मालूम होगा, जो संख्या 2 से भाज्य होती है उसको हम लोग कहेंगे सम संख्या, ठीक है। उसके बाद विषम संख्या के बारे में हम बात करेंगे। विषम संख्या जो संख्या 2 से भाज्य ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, ये सारी जो संख्या ये 2 से भाज्य नहीं है, ये सब आपकी कौन सी संख्या हो जाएंगी, तो विषम संख्या हो जाएंगी। उसके बाद फिर आप लोग का भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाज्य हो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं 6 के बारे में। 6 2 से भी भाज्य होगा, 3 से भी भाज्य होगा, 1 से भी भाज्य होगा और खुद से भी भाज्य होगा, यानी 6 से भी भाज्य होगा। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं 12 के बारे में। तो 12 का भी सेम कंडीशन है, यह 2 से भी भाज्य होगा, 3 से भी भाज्य होगा, 4 से भी भाज्य होगा, 6 से भी भाज्य होगा, 12 से भी भाज्य होगा और 1 से भी भाज्य होगा। तो वैसी संख्या जो एक स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से भाज्य होती हो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अभी उसके बाद फिर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो अपर किसी से भाज्य ना हो, जैसे में 3 का कोई भी भाज्य नहीं है, यानी ये कटेगा तो अपने ही से कटेगा, अन्यथा और किसी भी संख्या से 3 नहीं कटेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं 7 के बारे में। 7 का भी सेम कंडीशन है, यह कटेगा तो अपने आप से कटेगा, अन्यथा किसी और से नहीं कटेगा। तो देखो आप परिभाषा तो नहीं लिखवाएंगे क्योंकि 1 शॉट वीडियो में आपको इतना पढ़ा दिया जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा है। 1 शॉट में इतना भी कोई नहीं करवाता है, ठीक। अब उसके बाद एक संख्या होता है सभाज्य संख्या। इसमें से आप लोगों में से बहुत सारे लोग सभाज्य संख्या के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन अब जानना पड़ेगा क्योंकि आपका क्लास 10th में चैप्टर 1 में मेनली बहुत ही ज़्यादा इस सभाज्य संख्या का यूज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सभाज्य संख्या होता क्या है। मेनली 2 जोड़ा का संख्या होती है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं 3,5। इसमें मेनली पेयर्स रहता है क्वेश्चन संख्याओं का। अब इसमें क्या रहता है, तो सभाज्य संख्या का मतलब ये जो संख्याएं हैं ये केवल और केवल 1 से भाज्य होंगी और किसी भी भाज्य संख्या से भाज्य नहीं होगी। दोनों का जब भी आप HCF निकालिएगा तो उसका आंसर 1 आएगा। इसका भी HCF आप लोग निकालिएगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। हम लोग साइड में निकाल करके यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। 3 और 5 का जब आप HCF निकालिएगा तो एक बार में आएगा 3, फिर नीचे में 2 आएगा, फिर 3 ऊपर से आएगा, यहाँ पे एक बार में आएगा 2, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर 2 उतारेंगे, फिर एक बार में 1 और आपका शेषफल लास्ट में 1 आता है, जिसको हम लोग 1 लेके एक बार में काट देंगे। तो आप देखिएगा इसका जो आंसर आएगा ये 1 आएगा। और ये जो कंडीशन है यह सभी सभाज्य संख्याओं में लागू होता है। मेनली आपको याद रखना है सभाज्य संख्या कौन सी संख्या को कहते हैं, जिन 2 संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक 1 आता है उसको हम लोग सभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से यह कुछ संख्याएं थी जिनके बारे में आप लोगों को जानना था। आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन यह आपको बहुत ही आगे काम करेगा।
तो देखिए इस चैप्टर में आप लोग को मेनली पढ़ना है एचसीएफ के बारे में और एलसीएम के बारे में। वैसे तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे एचसीएफ के बारे में, लेकिन जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इस वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक से आप लोग को समझाएंगे, तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोग को एचसीएफ के बारे में बता दे रहे हैं ताकि आपको माइंड रिफ्रेश हो जाए और जो आप पढ़े होंगे उसको फिर से याद कर पाए। तो एचसीएफ मेनली दो तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि द्वारा और एक होता है भाग विधि द्वारा। तो हम दोनों विधियों से निकालेंगे। यहाँ पे उदाहरण हम लोग ले लिए हैं 4 और 18 का। इस उदाहरण की मदद से हम लोग दोनों विधियों से आप लोग का एचसीएफ निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि के बारे में बात करते हैं। तो गुणनखंड विधि में आप लोग को मेनली हम लोग करते क्या है कि जो दोनों संख्या जो दी हैं इनका पहले गुणनखंड कर लिया जाता है। गुणनखंड क्या होता है भाई? गुणनखंड का मतलब इसका एलसीएम आप लोग को निकाल देना है। जैसे 4 और 18 यहाँ पे है तो हम लोग साइड में इसका 4 का निकल जाएगा 2 और 2, 2 2 यहाँ पे है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2। इसी प्रकार से 18 का हम लोग निकालेंगे तो 18 के यहाँ पे 2 बार में 2 के टेबल से 9 बार में जाएगा और 3 के टेबल से 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 × 3 × 3। यह हो जाएगा इन लोग का गुणनखंड। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आप लोग को देखना है कि कौन कौन सी संख्या इन दोनों में कॉमन है, 4 में और 18 में कौन कौन सी संख्या। तो आप देखिए कि 2 इसमें भी एक बार आ रहा है और इसमें भी 2 एक बार आ रहा है, तो हम इस 2 को घेर लेंगे और जो भी संख्या कॉमन होगी उसी को हम लोग कहते हैं HCF। तो 2 कॉमन है तो HCF बराबर 2 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। भाग विधि से तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, हम लोग भाग लगाते जाते हैं जब तक इसका शेषफल 0 ना आ जाए तब तक। तो 4 को हम लोग 18 से 4 बार में ले जाएंगे तो 4 4 16 आएगा, इसका शेषफल बचेगा 2। अब जब शेषफल 0 नहीं रहता है उस स्थिति में आप लोग को यहाँ पे जो भाज्य रहता है इसी को उतार दिया जाता है, यानी कि 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 को हम लोग 2 बार में ले जाएंगे तो आपका शेषफल जो आ जाएगा 0 0, यानी कट जाएगा शेषफल। जहाँ भी आप लोग का शेषफल होता है जो अंतिम भाजक रहता है यानी 2 जो है अंतिम भाजक, यही इसका HCF हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे HCF बराबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को पता तो होगा HCF निकाला कैसे जाता है, लेकिन फिर भी आपको हमने बता दिया कि इस फॉर्मेट में HCF आप लोग निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा भी और भाग विधि द्वारा भी। तो देखिए हम आपको पुराना चीज़ याद करवा ही रहते, एक चीज़ और आपको याद करवा देते हैं जो बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे लोगों को याद जल्द नहीं होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए हैं। इस डिवाइड में भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल कौन कौन से है इसके बारे में आप लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग आपको बता देते हैं। जैसे 4 को हम लोग 18 से भाग दिए हैं तो यह जो संख्या जिसके द्वारा भाग लगाया जाता है इसको कहते हैं हम लोग भाजक। क्या कहते हैं? भाजक, जो भाग लगाने का काम करता है। जिसका भाग लगाया जा रहा है यानी जो 18 जो है यहाँ पे यह हो जाएगा भाज्य। क्या हो जाएगा? भाज्य। और जो जिस भी संख्या से जितने बार में लगाया जाता है भाग उसको हम लोग कहते हैं भागफल। भागफल। और जो अंत में आप लोग का बचा रहता है शेष उसको हम लोग कहते हैं शेषफल। शेषफल। तो इस चीज़ को आप लोग को याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही आप लोग का जो आगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, इसी ये जो भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल है इसी के आधार पर बनता है। तो इसको याद जरूर रखिएगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यह जो प्रमेयिका है यह सिंपली यह जो फॉर्मेट है इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, इस फॉर्मूला के बारे में बचपन में भी। इसका उपयोग हम लोग बचपन में करते थे डिवाइड को चेक करने के लिए कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूला को ही यूक्लिड जो थे यूक्लिड गणितज्ञ इनके द्वारा कुछ संख्या और कुछ मान दे करके इंग्लिश के डिजिट का इसका एक प्रमेयिका बना दिया गया, जिसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब ये प्रमेयिका कैसे बना है तो केवल आपको इस सूत्र को याद कर लेना है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें भाज्य क्या होता है तो हमने जस्ट बताया कि जिससे भागा लगाया जाता है जिसको, उसको हम लोग कहते हैं भाज्य। इस भाज्य को इन्होंने क्या नाम दे दिया तो ए का नाम दे दिया, यानी भाज्य को यह कहने लगे ए, और जो भाजक था जिस संख्या द्वारा भाज्य लगाया गया उसको बी कह दिया गया। ठीक है, यानी यहाँ पे जो हमारा 4 था इस 4 को बी कह दिया गया और जो 18 था उसको हम लोग ए कह दिए। हम लोग नहीं कहें, यह यूक्लिड जो गणितज्ञ थे इनके द्वारा कह दिया गया। उसके बाद भागफल और शेषफल के बारे में आप लोग को मालूम होगा कि भागफल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वेश्चन, जो कि स्टार्ट होता है क्यू से, इसलिए इसको क्यू से संकेत करने लगे और प्लस करके, और जो शेषफल हमारा रिमाइंडर जिसको इंग्लिश में कहते हैं इसको आर से डिनोट करने लगे। तो यही हमारा फॉर्मूला बन गया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चूँकि गुना को आप लोग कहीं कहीं नहीं भी लिखिएगा तब पर भी काम बन जाता है, इसलिए जो फॉर्मूला हो गया ए बराबर बी क्यू
प्लस आर, यही यूक्लिड द्वारा बना दिया गया फार्मूला। यह जो फार्मूला कहाँ से बना है, तो इस वाले फार्मूला से बना है, जिसका है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यही फार्मूला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकल के आता है। तो आप लोग को याद रखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि याद करने में आसानी होता है, जिसमें a और b क्या है, तो a और b वह दो संख्या है जो आप लोग को जिसका HCF निकालने को दिया जाएगा। यहाँ पे a जो संख्या होगी ये बड़ी संख्या होगी, आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि a जो होगी ये बड़ी संख्या होगी और जो b होगी यह छोटी संख्या होगी। हमेशा बड़ी एक ठे बड़ा संख्या दिया जाएगा आपको HCF निकालने के लिए, और एक ठे छोटा संख्या। तो जो भी बड़ा संख्या होगा उसको आप लोग a मान लेंगे और जो भी छोटा संख्या होगा उसको हम लोग b मान लेंगे। सिंपल यही चलता है इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। अब आप सोचिएगा कितना आसान है ये फार्मूला। तो आसान तो है, लेकिन चूंकि हम लोग को डिवाइड में यूज नहीं करना है, इसका यूज हम लोग को करना है HCF निकालने में, इसलिए इसका एक प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम लोग पहले इसके एक एग्जांपल के माध्यम से इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पूरी तरह से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि आपके ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है यह, जिसमें 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, HCF जब भी निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कौन बड़ा संख्या है कौन छोटा संख्या है। जो बड़ा संख्या होगा, जैसे यहाँ पे 135 और 225 में हम लोग को 225 जो है ये बड़ा संख्या दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे a। हमेशा बड़ा संख्या को a मान लेना है और जो छोटा संख्या है इसको हम लोग को b मान लेना है। अब देखिए जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने पढ़ाया है a बराबर बी क्यू प्लस आर, वह एक दिखावटी है। मेन तो आप लोग को रफ में अलग से करना ही पड़ेगा, HCF जो भी फॉर्मेट से आप लोग निकालते हैं उससे को निकालना पड़ेगा। तो हमेशा आप लोग को रफ कर लेना है। और रफ हम आपको जब हम बताया था एक वीडियो में, जिसमें हमने बताया था कि एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें, उसमें हमने आपको बताया था कि रफ हमेशा आप लोग को बैक पेज पे करना है, यानी पीछे वाले पेज पे करना है। आप साइड में रफ करते हैं तो आपका नंबर वहाँ पे कट सकता है। तो इस यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो में हमने हर एक बारीकी को बताया है, किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिख करके अच्छा से और एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन बैठा सकते हैं। तो जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो रफ में आप लोग को यह निकाल लेना है HCF। क्या हम लोग को है 135 और 225 का, इसका HCF जो हम लोग नॉर्मल फार्मूला से निकालते हैं भाग विधि द्वारा, उसी निकाल लेना है। तो यह एक बार में जाएगा 135 0 फिर 7 2 9 90 आया यहाँ पर। अब उसके बाद अब क्या करना रहता है, तो अब जब शेषफल 0 जब तक नहीं आता है तब तक ऊपर से उतारते रहते हैं हम लोग, यानी कि अब 135 को हम लोग को भाग देना है। तो यहाँ पे यह जाएगा 90 90 दूनी 180, तो एक ही बार में हम लोग को ले जाना पड़ेगा 90, 5 या 4 तो 45 आया। फिर से हम लोग ऊपर से लाएंगे 90 को लाए तो ये 90 45 के टेबल से 2 बार में चल जाएगा 90, और हमारा जो शेषफल 0 आ जाएगा। जब शेषफल हम लोग का कट जाएगा 0 आ जाएगा, तब जो अंतिम भाजक होता है हमारा, जो लास्ट यहाँ पे भाजक रहता है, यही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 45 निकल के आ रहा है। अब इसको हम लोग को लिखना कैसे है, तो सबसे पहले तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना हम बता दे रहे हैं। हल पहले लिख लीजिएगा और लिख लीजिएगा हम जानते हैं कि जहाँ भी कोई भी फॉर्मूला लगाने का बात होगा तो इस लिखना भी आप लोग, हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता यह है कि a बराबर होता है बी क्यू और प्लस आर के। यह आप लोग को इस तरह से लिख लेना है, जिसमें हम जानते हैं कि हमेशा आप लोग को लिखना है, कोई भी फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करिएगा तो इस लाइन को जरूर लिखिएगा। जब आप लोग को 2 नंबर का क्वेश्चन बनाना है तब यह फॉर्मेट को आजमाना है। जब आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन बनाना होगा, उस स्थिति में आप लोग को पहले दिया है लिखना होगा, फिर हल हम लोग को क्या ज्ञात करना है उसको लिखना होगा, तब जाकर आप लोग हल करके बनाइएगा। अभी 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोगों को लिखना है, हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो ये फार्मूला है, अब हम लोग को अप्लाई करना है। तो इसमें अलग अलग प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस हमारा जो था, यहाँ पे आप लोग को देखना है। हम प्रोसेस के बारे में बात करें तो यह जो है यह हमारा पहला प्रोसेस हो गया, यह जो था यह हमारा दूसरा प्रोसेस हो गया, और यह जो था हमारा तीसरा प्रोसेस हो गया। 3 प्रोसेस पे आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है हम लोग को। जिसमें पहला प्रोसेस में हम लोग का बड़ा संख्या कौन सा है, इसमें से आप देखिएगा तो 225 बड़ा संख्या है। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो भी बड़ा संख्या होगा उसको हम लोग को a की जगह पे रखना है। तो a यहाँ पे है तो हम लोग को 225 यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद b की जगह पे हमेशा छोटा संख्या रहेगा, तो छोटा संख्या 135 है, इसको लिख देंगे हम लोग को। फिर गुने, यहाँ पे पहला जो स्टेप हमारा था, हमने जैसा कि आपको बताया कि पहला स्टेप ये वाला था। इस पहले स्टेप में हमारा क्वेश्चन क्या था, यानी भागफल क्या था, तो भागफल हमारा 1 था, तो इसको 1 यहाँ पे लिख देंगे। प्लस पहला स्टेप में हमारा शेषफल क्या था, तो 90 शेषफल था, यानी रिमाइंडर 90 था, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे।
ये हमारा पहला चरण कंप्लीट हो गया। फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को अलग अलग स्टेप में बांट लेना है। 3 चरण हम लोग किए हैं, तो तीनों चरण में बांट लिए अलग अलग। उसके बाद पहला चरण में जिसको भाग लगाया जा रहा है उसको ए की जगह पे रख लेंगे, जिसके द्वारा भाग लगाया जा रहा है उसको बी की जगह पे रख लेंगे। फिर जो क्वेश्चन यानी भागफल आएगा उसको क्यू की जगह पे रख लेंगे, और प्लस जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, उसको आर की जगह पे रख लेंगे। इसी प्रकार से आप लोग को अब स्टेप 2 में चलना है। तो स्टेप 2 हमारा यह वाला है, स्टेप 2, ठीक है। इस स्टेप 2 में हम लोग को क्या करना है, जो बड़ा संख्या होगा, यहाँ बड़ा संख्या 135 है, तो बड़ा संख्या को ए की जगह पे रख लेंगे। हमेशा आप लोग को यही फॉर्मूला हर एक स्टेप में आजमाना है। ए की जगह पे 135 लिख दिया, फिर छोटा संख्या 90 है तो बी की जगह पे 90 लिख देंगे, गुने यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ भी 1 है यानी भागफल यहाँ भी 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस रिमाइंडर यहाँ पे 45 है यानी शेषफल 45 है तो 45 लिख देंगे। हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप के बारे में हम लोग बात करते हैं। तीसरा स्टेप हमारा यही है और जो कि लास्ट स्टेप है। इसमें आप लोग को बड़ा संख्या 90 है तो 90 लिख देंगे, बराबर किससे भाग दिए हैं, यानी जो छोटा संख्या है 45 है, गुने कितने बार में दिए हैं, ये भागफल कितना है तो 2 है भागफल 2, और प्लस शेषफल हमारा 0 यहाँ पे है, कुछ नहीं है तो 0 लग देंगे। जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आता है तब तक आप लोग को यही चरण आजमाते रहना चाहिए। तो 0 जब आ गया हमारा तो यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 45 आंसर है, तो आप लोग ऐसे ही मत लिख दीजिएगा कि आंसर 45 हुआ। इसके लिए एक चरण होता है, आप लिखिएगा चूँकि यहाँ अंतिम भाजक 45 है। भाजक मतलब हमने आपको बताया था कि जो लास्ट में भागा दिया है उसको हम लोग भाजक कहेंगे। जो लास्ट में भाजक यहाँ पे 45 है उसको लिख लिए, इसीलिए संख्या हम लोग लिखेंगे संख्या। क्वेश्चन में कौन कौन सा दिया था तो 135 और 225, तो 135, 225 का HCF बराबर 45। अब इसको आप लोग को लास्ट में बॉक्स में डाल दीजिएगा तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर पे यह अच्छा प्रभाव डालता है। इस प्रकार से आप बनाइएगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। हमने आपको एकदम डिटेल से बताया है, वन शॉट में कोई भी इतना डिटेल से आपको नहीं बताएगा जितना डिटेल से हमने आपको बताया है। तो इसी प्रकार से आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा बनाना है क्वेश्चन को। इसके प्रोसेस को हम एक बार और आपको बता देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहले हम लोग को रफ कार्य में जो जैसे एचसीएफ करते हैं हम लोग हमेशा वैसे ही एचसीएफ कर लेना है। उसके बाद लिख लेना है जो फॉर्मूला हमारा ए बराबर पी क्यू प्लस आर। उसके बाद हमको चरण में विभिन्न चरण में बांट लेना है, क्योंकि हमने 3 बार यहाँ पे उपयोग किया था भाजक का, इसलिए 3 चरण में हमने इसको बांट लिया। अब पहला चरण में हम लोग देखेंगे, यह जो चरण है ये नियम नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बताए हैं कि आप 3 चरण में बांट लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। तो पहला चरण में हमारा क्वेश्चन कौन था, मतलब जिसका भाग लगाया जा रहा था, तो 225 का भाग लगाया जा रहा था तो यह ए की जगह पे आ जाएगा। जिसके द्वारा भाग लगाया जा रहा था यानी 135 या बी की जगह पे आ जाएगा। जो हमारा भागफल रहेगा उसको क्यू की जगह पे लिख देंगे, और जो हमारा शेषफल रहेगा उसको आर की जगह पे रहेंगे। यह हम प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक यहाँ पर यानी कि आर की जगह पे 0 नहीं आ जाता है, तब तक हम इस प्रक्रिया को करते रहेंगे। जब आर की जगह पे 0 आएगा वहाँ पे जो भी अंतिम भाजक होगा उसको ही हम लोगों का आंसर होगा। चूँकि यहाँ पे अंतिम भाजक 45 था, हमने लिखा कि चूँकि यहाँ अंतिम भाजक 45 है इसलिए संख्या 135 और 225 का HCF 45 होगा, जो कि हमारा आंसर है। इस प्रकार से आप बनाइएगा तो आपको एकदम पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इस प्रकार के 1 या 2 क्वेश्चन आप घर पर ट्राई करिएगा। आप अभी तक नहीं भी पढ़े हैं तब पर भी आपके दिमाग में यह कॉन्सेप्ट अट जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बाद आपका जो इस चैप्टर में इस बुक में दूसरा प्रमेय है, जो कि आपका अंतिम प्रमेय भी है, अंक गणित के आधार बुक प्रमेय का। अब यह क्या कहता है, इसके अनुसार है कि आप अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या के बारे में हमने आगे अभी आपको जस्ट बताया है कि जो संख्या है जो अपने और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से कट जाती है उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जो भाज्य हैं उनको तोड़ के यानी उनका गुणनखंड कर करके अभाज्य के रूप में परिवर्तित करना, यह अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। और इसी को सिद्धांत को अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का कहते हैं। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, चलिए एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे 18 है, 9 है, 4 है, 6, ये सभी जो संख्या हैं यह कैसी संख्या है, तो यह भाज्य संख्या है, क्योंकि 18 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा। तो यह जो संख्या होंगी यह कैसी संख्या होगा, तो यह एक भाज्य संख्या होगा। बस इसका कहनाम है, अभाज्य गुणनखंड का कहनाम है कि जो भाज्य संख्या है इसको भाज्य नहीं रहने देना है, इसका इतना गुणनखंड करो कि यह अभाज्य में परिवर्तित हो जाए। तो इसका गुणनखंड करना हमने आपको जस्ट बताया था, केवल सभी का एलसीएम कर देना है। तो 18 का हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 के टेबल से 9 बार में, 3 के टेबल से 3 बार में, तो इसका गुणनखंड क्या आएगा 2 × 3 × 3। तो देखिए अब आप देखिएगा इसका गुणनखंड करने के बाद जितना भी संख्या आएगा एक भी उसमें से भाज्य नहीं रहेगा। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और यह 3 भी अभाज्य संख्या है।
सेम टू सेम आप देखिएगा 9 के साथ हम लोग करेंगे। 9 टूटेगा कितना में, 3 और 3 में। तो 3 और 3 कैसी संख्या है, तो 3 और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो आपको हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा कि जो भाज्य संख्या है उसका गुणनखंड कर दो ताकि वह अभाज्य संख्या में परिवर्तित हो जाए। यही कहता है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। अब ये ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि इसी विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम आप निकाल सकते हैं, जिसके बारे में आगे बताएंगे। 2 एग्जाम्पल और लाए हम, इसके बारे में आप बता दें। तो 4 टूटेगा आपका 2 × 2 से, 6 टूटेगा 2 × 3 से। ये सारा जो संख्या आ रहा है टूटने के बाद, ये सारा जो संख्या है यह अभाज्य संख्या है। तो आशा करते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी भाज्य संख्या हो उसको अभाज्य संख्या में तोड़ के परिवर्तित कर देना है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में तो हमने आपको बता दिया। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ निकालने का क्वेश्चन बहुत ही बनता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको यह भी बता देते हैं कि किस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालिएगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए 24 और 64 का, 24 का और 64 का। अब चूंकि यह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप लोग को निकालना है तो पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमने आपको बताया कि पहले आप लोग को एलसीएम निकाल लेना होगा। तो 24 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 2 बार में 12, 2 बार में 6, 2 बार में 3, ये गया आप लोग का एलसीएम निकल गया। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 3, ये हो गया आप लोग का 24 का। इसी प्रकार से 64 का हम लोग निकालेंगे तो 2 के टेबल से 32 बार में जाएगा, फिर 2 के टेबल से 16 बार में जाएगा, 2 के टेबल से 8 बार में जाएगा, 2 के टेबल से 4 बार में जाएगा, फिर उसके बाद 4 आप लोग का 2 के टेबल से 2 बार में कट जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 6 बार आप लोग का 2 आ रहा है तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 बार आप लोग का 2 लिख दिए। अब आप लोग को क्या क्या ज्ञात करना है, तो आप लोग को एचसीएफ भी इसी में ज्ञात करना है और एलसीएम भी इसी का ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करना है एलसीएम की अपेक्षा में आसान है। तो पहले एचसीएफ हम लोग सीख लेते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए केवल दोनों में कॉमन ढूंढना है कि कौन कौन सी संख्या दोनों में मौजूद है। तो 2 एक बार मौजूद है, फिर 2 मौजूद है, फिर 2 मौजूद है, यानी 3 बार 2 मौजूद है और कोई भी संख्या इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो 2 × 2 × 2 हम लोग कर देंगे, जो कि हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हो जाएगा आप लोग का एचसीएफ, ये आसानी से निकल गया। अब एलसीएम में थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना है। इसमें आप लोग को क्या करना है कि जो भी संख्या जितनी बार लिखी हुई है उनका आप लोग को घात लिख देना है। जैसे 2 जो 24 का हम लोग निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड, इसमें 2 कितने बार आ रहा है, तो 1 2 3 बार आ रहा है, तो 2 का पावर 3 कर देंगे, इंटू 3 कितने बार है, तो 3 एक ही बार है, तो 3 का पावर 1 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यह जो 64 है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 कितने बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 ही आ रहा है, 6 बार 2 आ रहा है, और 3 हमारा एक भी बार नहीं आ रहा है, तो 0 लिख देंगे। अब आप लोग को क्या करना रहता है, आप लोग को दोनों में देख लेना है कि कौन कौन सी संख्या है। तो 2 और 3 के अलावा तो और कोई संख्या यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो आप लोग को कोई भी संख्या वहीं से उठाना है जहाँ पे उसका अधिकतम घात हो। जैसे 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ 2 का पावर कितना है, तो 3 है, और यहाँ 2 का पावर 6 है। तो हम लोग को हमेशा जिसका घात ज़्यादा होगा उसी को उठाना है, यानी 2 का घात यहाँ पे 6 जो है इसी को हम लोग उठाएंगे। तो 2 का घात 6 कर देंगे गुने। उसके बाद 3 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ 3 का घात 0 है और यहाँ 3 का घात 1 है, तो हाईएस्ट यही हुआ 3 का घात 1, तो 3 का घात हम लोग 1 कर देंगे। फिर से समझिएगा, आप लोग कोई भी संख्या दिया है उसको घात में लिख देना है, जितना भी होगा उसका घात। उसके बाद जिस भी संख्या का जहाँ भी अधिकतम घात दिखेगा केवल और केवल उसी संख्या को उठाना है। मतलब देखिए हम 2 का पावर 6 यहाँ पे है तो केवल इसी संख्या को उठाए हैं, इस संख्या को हम लोग नहीं उठाएंगे क्योंकि इसका पावर कम है। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, लेकिन पावर जिसका ज़्यादा होगा केवल उसी को उठाना है, अन्य संख्या को हम लोग को छोड़ देना है। तो 2 का पावर 6 हो गया, यानी कि 64 हो जाएगा। 64 गुने 3 का पावर 1 है तो 3 ही रहेगा। इसको हम लोग गुना करेंगे तो 4 × 12 कहाँ से लेकर और 6 × 18 1 19 192 इसका आंसर आ गया। तो आप लिखेंगे अतः संख्या जो है उस संख्या को लिखेंगे संख्या 24, 64 का एलसीएम बराबर हमारा है 192 और एचसीएफ बराबर 8। यह हमारा इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकल के आ जाएगा। आप देखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि बहुत सारे लोगों को और मेरे को भी थोड़ा सा आसान लगता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। बाकी आशा करते हैं कि यह अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। अब देखिए अगला हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि
एक कॉन्सेप्ट है कि दो धनात्मक संख्याओं के लिए, मतलब दो अगर संख्या आप लोग को दिया गया है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ए और बी कोई संख्या दिया गया है, तो उन संख्याओं का जो गुणनफल होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या होगा, उसका जो गुणे करेंगे हम लोग इन दोनों को, तो यह बराबर होगा उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुना के। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ ए बी के और गुणे में एलसीएम ए बी के। यहाँ पे ए और बी क्या हमारा है, तो ए और बी हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या है। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल का मदद लेते हैं। तो देखिए आपके ही बुक का हमने एक एग्जांपल लिया 26 और 91 का। देखिए जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि दो संख्या को गुना करेंगे तो उसका एलसीएम और एचसीएफ के गुना के बराबर होगा। तो इसके लिए हम लोग को पहले तो 26 और 91 का क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालेंगे। तो 26 का पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, तो यह गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 के टेबल से जाएगा यह 13 बार में, बस इससे ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि 13 खुद में अभाज्य संख्या है। तो यह हो जाएगा हमारा 2 × 13। अब बात रहा हमारा 91 के बारे में, तो 91 भी उसी प्रकार से जाएगा। यह जाएगा आप लोग का 13 के टेबल से 7 बार में। तो दोनों 13 के टेबल से जा रहा है कितना बार में, तो 7 बार में ये जाएगा। ठीक, इसके बाद नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमने आपको बताया था कि कोई भी भाज्य संख्या को इतना लंबा हम लोग को तुलना है जब तक उसका हर एक गुणनखंड अभाज्य आ जाए। तो यह दोनों संख्या, ये चारों जो संख्या है यह अभाज्य संख्या है। अब इसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि दोनों जो कॉमन होगा, यहाँ 13 कॉमन है तो 13 इसका एचसीएफ सिंपल निकल जाएगा। एलसीएम के लिए हमने आपको बताया था कि जहाँ भी अधिकतम घात होगा उसको ले लेना है। तो अब यहाँ पे भी एक ही घात है, यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है और यहाँ भी एक घात है, यानी सभी संख्या को एक एक बार आप लोग को ले लेना है। 2, 7। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि 13 2 बार दिया है तो 13 2 बार ले लेते हैं, लेकिन हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जहाँ अधिकतम घात होगा उसी को लेना है। भले इन दोनों का घात बराबर है लेकिन अधिकतम घात एक ही है, तो हम केवल एक बार लेंगे जिसका घात 1 है तीनों का। ठीक है, इन तीनों को हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, जो कि 7 दूनी 14, 14 × 13 करेंगे तो 43 या 42, 14 2 4 दूनी 8, 182 इसका क्या आ गया आपका, तो एलसीएम आ गया। अब एलसीएम और एचसीएफ तो हमने निकाल दिया। अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इन दोनों को गुना करना है और इसके एलसीएम और एचसीएफ को गुना करना है। तो पहले तो हम इन दोनों संख्याओं को गुना कर लेते हैं। क्या है हमारी संख्या, 26 × 91 हम लोग को करना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं साइड में, 26 × 91। तो 91 को हम लोग गुना करेंगे तो एक बार में तो 26 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 6 54, कैरी 5 होगा, 9 दूनी 18, 18 5 23, यहाँ पे आ गया हमारा 18। अब जोड़ देंगे तो 6 4 2 6 2 3 2, यानी 23 66 हमारा इसका गुना आ गया, 23 66। अब हम लोग को क्या गुना करना है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम को इनके, तो इसका एचसीएफ क्या है तो 13 है, इंटू इसका एलसीएम क्या है तो एलसीएम इसका 182 है। अब इन दोनों को गुना करते हैं तो रफ में इसको भी कर लेते हैं, 182 × 13 करेंगे तो 3 दिन 6 8 16 24, कैरी 2, 3 2 5, 526 46 ऊपर आ गया। अब 182 जस्ट उतार देना है। फिर 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हासिल 1, 23 66। तो आप देखिएगा तो यह भी आ रहा है 23 66। जैसा कि कॉन्सेप्ट में बताया गया था कि दो संख्या का गुना, यानी 23 66 आ रहा है दो संख्या का गुना, और उसके एलसीएम और एचसीएफ का भी गुना वो उतना ही आ रहा है 23 66। यही कहना चाह रहा है। इसी को समझाने के लिए हमने आपको इस एग्जाम का मदद लिया था, जबकि आप देख सकते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसका 1-2 प्रैक्टिस आप अपने घर पर कर लीजिएगा। तो देखिए आगे जो कॉन्सेप्ट समझना है उसके लिए आप लोग को प्रमेय 1.3 को एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसका हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। यह कहता क्या है कि मान लीजिए p कोई एक अभाज्य संख्या है, यदि p(a² को विभाजित करता है तो p(a) को विभाजित करेगा, जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसको तो ऐसे समझ में आपको आएगा नहीं, इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम लोग लेते हैं 5 × 2 बराबर, यहाँ पे हम लोग कोई भी संख्या लेते हैं जैसे 3 का स्क्वायर। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है, जो थ्योरी कह रहा है उसी के अनुसार हम लोग लिए हैं। यहाँ पे यह क्या p कौन सी संख्या को रखा है, तो p यहाँ पे ये 5 जो है यह हो जाएगा p, और 3² जो हम लोग लिए हैं यह इसकी जगह पे ये हुआ a² का बात कर रहा है। ठीक है, बस यही चीज़ है। इसमें आप लोग को समझना क्या है कि ये जो 5 है, चूँकि यहाँ पे यह जो 5 है यह गुना में है तो इस साइड जाएगा तो यह भागा में चल जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 2 बराबर 3² / 5। तो यह यहाँ पे जब भागा में आ जाएगा तो उस स्थिति में ये जो 5 है यह 3² को विभाजित करेगा। स्वाभाविक सी बात है कि जब यह भागा में है तो यह तो इसको भाग देवे करेगा। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 5 3² को विभाजित कर सकता है तो उस स्थिति में ये जो 5 है
ये 5 जो है ये केवल 3 को विभाजित कर सकता है, यानी कि स्क्वायर मैटर नहीं करता है। स्क्वायर है तो यदि स्क्वायर रहने पर यह विभाजित कर रहा है तो स्क्वायर नहीं रहने पर भी यह विभाजित करेगा। यही चीज़ इस थ्योरी में कह रहा है कि मान लीजिए p कोई एक अभाज्य संख्या है, जहाँ p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p a को भी विभाजित करेगा। मतलब कि p इंटू क्यू हम लोग ले लेते एग्जाम्पल, और a स्क्वायर जो यह कह रहा है वही चीज़। तो यहाँ पे q बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बट्टे p, ठीक। तो यहाँ पे p जो है यह a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है क्योंकि इसके भाग्य में है। जब p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो उस स्थिति में p a को भी विभाजित करेगा। यही यह थ्योरी कह रहा है। इसको समझना वैसा कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ जाइएगा तो ठीक है, नहीं समझिएगा तो रट्टा मार लीजिएगा आगे जो हम क्वेश्चन समझाएंगे उसके लिए। तो हमारा अगला और आज का सबसे अंतिम टॉपिक है, सिद्ध करें कोई भी संख्या है, चाहे √5 हो, √2, √3 हो, एक अपरिमेय संख्या। और इस चैप्टर का यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से एक नया क्वेश्चन आना जरूरी है। बिहार बोर्ड भले क्वेश्चन बनाना भूल जाएगा लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन देना कभी नहीं भूलेगा। यहाँ पे आप लोग का √5 की जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है, √2 हो सकता है, √7 होता है, 2 + √3 हो सकता है, बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। इसमें हम लोग √5 लिए हैं, आप कोई और संख्या लेकर के बना सकते हैं। और इस वीडियो में हम इस √5 करके ही लेकर बताएंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसका लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव का अलग से वीडियो हम लोग लेंगे जिसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक क्लियर करवा देंगे। उसमें हम लोग बता देंगे कि 2 + √3 अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करें, 2 - √3 इस प्रकार का, वरना √3 + बटे 2 इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इस सबको हम लोग कब सिद्ध करेंगे तो अगली वीडियो में। इसमें हम लोग आपको बता देंगे मेनली इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके बारे में बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप बनाने चाहिएगा तो आप हैं और यह क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या कर रहा है कि सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे अपरिमेय कह रहा है सिद्ध करने के लिए, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे। हम मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। अब जब हम लोग परिमेय मान लेंगे, अब आगे जाकर के पता चलेगा, जब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे हम लोग तो आगे जाकर के पता चलेगा कि है तो परिमेय संख्या है, ये नहीं है। तो उस स्थिति में हम लोग को सिद्ध हो जाएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। मतलब कि कोई चोर है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये चोर नहीं है, यह एक अच्छा आदमी है, और इसको हम लोग अपने घर में रख लेते हैं। घर में रखने के बाद कुछ दिन बाद पता चल रहा है कि चोरी करके फरार हो गया। तो जब ये अच्छा आदमी नहीं था यानी कि यह एक चोर था। वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता होगा जो हम बता रहे हैं। चलिए हम आपको आगे थोड़ा प्रोसेस बताते हैं तब जाके समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हल कर देंगे। यहाँ पे अपरिमेय कह रहा है तो हम लोग को सिंपली मान लेना है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो कर लेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। बस इतना हम लोग मान लिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले मान लेना है कि यह एक अच्छा आदमी है, यह एक चोर आदमी नहीं है, वैसे ही हम लोग मान लिए। अब आपको यह चीज़ तो मालूम होगा कि कोई भी परिमेय संख्या क्या होती है, तो कोई भी परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में रहती है। और यहाँ पे जो p और q है हम पहले बता दे रहे हैं। इस चीज़ को आप लोग को लिखना बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ p, q अभाज्य संख्या है। अब आप लोग ये मत पूछिएगा कि सहभाज्य संख्या क्या होता है। स्टार्टिंग में ही हम आपको बताए थे वैसी दो संख्या है जिनका HCF केवल और केवल एक निकल सकता है, यानी कि वह केवल और केवल एक से कटेंगी और कोई भी संख्या से नहीं कटेंगी। वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या है। और इस लाइन को आप लोग को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। इसी के बदौलत आगे जा कर के यह क्वेश्चन जो है यह सिद्ध होने वाला है। जो क्यू बट्टे में है इसको इधर हम लोग भेज देंगे गुना में, तो हमारा क्या हो जाएगा q√5 q बराबर p। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों पक्षों में हम लोग वर्ग कर देंगे। आपको मैथ में मालूम होगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में कुछ भी कर सकते हैं। यह मैथ में सारा चीज़ का आज़ादी होता है। तो हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। बस आप लोग शांति से देखते जाइए, आप खुद ब खुद समझ में आ जाएगा सारा चीज़। तो दोनों पक्षों में वर्ग करना है तो वर्ग कर देंगे, यानी कि स्क्वायर कर देंगे। तो √5q का स्क्वायर हो जाएगा बराबर p का स्क्वायर हो जाएगा। √5q का स्क्वायर तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि यह जो रूट है यह हट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण
1। अब हम लोग का असली खेल शुरू होगा। अभी हम लोग आपको परिमेय 1.3 दिखाए थे तो आपको लगा होगा कि पागल जैसा कोई थ्योरम उठा के दिखा रहा है। अब वही थ्योरम यहाँ पे काम आने वाला है। अब देखिएगा आप लोग ध्यान से कि ये जो 5 है यह पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कि ये नहीं, बताइए कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे यह गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा, जिस कारण से 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अब चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो हमने आपको बताया था कि यदि स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो बेस को भी विभाजित करेगा, यानी कि इसीलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा, 5 पी को विभाजित करेगा। यह अब आप पूछिएगा मत यह कहाँ से आया। हमने आपको थ्योरम 1.3 इसीलिए समझाया था आपको कि कोई संख्या अगर किसी के वर्ग को विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो वैसी स्थिति में वह पी को भी विभाजित करेगा। यह थ्योरम कर रहा है, यह हम खुद से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना तक डन है मामला। अब जो चीज़ होने वाला है इसके बाद ही आप लोग का दिमाग पूरा घूम जाएगा। क्या घूमेगा भैया? देखो 5 जो है यह यहाँ पे तो हम लोग को पता चल रहा है कि जो 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कितने बार में विभाजित कर रहा है, तो क्यू बार में। लेकिन ये जो 5 है यह पी को कितने बार में विभाजित करेगा यह तो हम लोग को मालूम ही नहीं है। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। जब मालूम नहीं है तो मानबे ना करेंगे कि माना पी बराबर 5 के। यह यहाँ पे हम लोग क्या किए, तो यह के को मान लिए, के की 5, यह जो 5 है यह पी को कितने बार में विभाजित कर रहा है, तो के बार में विभाजित कर रहा है। एक बार और हम लोग रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को रिकॉल हो जाए पुराना चीज़। ये जो पी 5 क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे 5 जो है यह गुना में है, इधर भागा में जाएगा तो इस पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। जब पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो जाहिर सी बात है कि इस पी को भी विभाजित करेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब चूंकि 5 पी को विभाजित कर रहा है, कितने बार में कर रहा है, मतलब 5 पी को भागा दे रहा है, लेकिन कितने बार में भागा दे रहा है ये हम लोग को पता नहीं है। तो वैसी स्थिति में हम लोग मान लेंगे कि जो 5 है यह पी को के बार में विभाजित कर रहा है, यानी के बार में भागा दे रहा है। अब यहाँ तक आप लोगों का खेल समाप्त हो गया। अब हमारा गेम में मज़ा आने वाला, अब दिमाग घुमाने वाला कोनो काम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 माने थे 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर को। अब यहाँ पे p का मान हमारे को क्या निकल के आ रहा है, p बराबर है 5 के, तो केवल p का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो हम लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर 5 क्यू स्क्वायर वैसे ही छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, अब p का मान हम लोग को क्या रखना है, 5 के और 5 के का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तो 5 क्यू स्क्वायर वैसे ही एट रखा जाएगा, 5 25 के स्क्वायर। ठीक है, ये 25 के स्क्वायर हो गया। अब ये जो 5 है ये 25 को काट देगा 5 बार में, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। अब जो भी बच्चा ध्यान से देखते होंगे उनको एक वो चीज़ तो देखने में आया होगा कि जो कंडीशन यहाँ पे दिख रहा था सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ पे 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, यहाँ पे भी 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी 5 का गेम दोनों से है, पी से भी गेम खेल रहा है 5 और क्यू से भी गेम खेल रहा है। तो हम लिखेंगे चूँकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसीलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देखिए 5 किसको किसको विभाजित कर रहा है भैया, पीओ के विभाजित कर रहा है, इन्हें क्यूओ के विभाजित कर रहा है। और हम लोग का स्टार्टिंग में लिखे थे कि यह जो पी और क्यू है यह केवल एक से विभाजित होंगी, ना कि कोई और संख्या से। तो हमारा जो मान्यता है यहाँ पे गलत पा गया। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि यह चीज़ मान लेना है कि p और q जो संख्या है यह केवल और केवल एक से विभाजित होंगी और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि p भी 5 से विभाजित हो जा रहा है और q भी 5 से विभाजित हो जा रहा है। तो हम लोग लिख देंगे कि चूँकि 5 p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब कि यह गलत है। हम लोग स्टार्टिंग में ही बोले थे कि p और q केवल एक से विभाजित होगा और यहाँ पे 5 से भी हो जा रहा है। तो यह विरोधाभास कहाँ से आया, जो हमारी गलत मान्यता का नतीजा है। हम लोग स्टार्टिंग में ही गलत मान लिए थे कि यह जो √5 है यह एक परिमेय संख्या है। तो अब स्टार्टिंग में हम लोग जब गलत मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः हम लिखेंगे √5 एक
अपरिमेय संख्या नहीं है। अब रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है तो जाहिर सी बात है, इसीलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। चूँकि परिमेय संख्या नहीं है तो जाहिर सी बात है कि यह एक अपरिमेय संख्या होगी, जो कि हमारा प्रूव्ड हो गया। बोले ना आपको कि स्टार्टिंग में ही हमने आपको यह कहानी सुनाया था कि पहले मान लेना है कि यह चोर नहीं है, और आगे जाकर के पता चलेगा कि यह तो चोरी कर लिया, यानी कि यह एक चोर है, और चोर है तो यह हमारे सामने निकल के आ गया। तो क्या किया है हमने, फिर से आपको रिकॉल कर देते हैं। पहले मान लेंगे कोई भी संख्या देगा, मान लेंगे कि वह पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पी और क्यू सहवास संख्या है। सहवास संख्या मतलब पी और क्यू का एचसीएफ केवल और केवल 1 होगा और उसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं होगी। इसके बाद क्यू को इधर भेज देंगे हम लोग गुना में, फिर दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे हम लोग, जिसमें 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर निकल के आएगा। अब यहाँ पे 5 गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में आएगा, जिस कारण से 5p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। और हमने पढ़ा है 1.3 में प्रमेय के, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि प्रमेय 1.3 कहता है कि 5 यदि पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5p को विभाजित करेगा। उसके बाद हम लोग को यह तो पता चल गया कि 5p को विभाजित कर रहा है, लेकिन कितने बार में कर रहा है यह नहीं मालूम था, तो हम लोग मान लेते हैं कि k बार में कर रहा है। तो p का मान हम लोग को निकलता है 5k। तो अब p का जो मान है उसको हम लोग समीकरण 1 में पुट कर दिए हैं, जिसके कारण हमारे सामने निकल के आया कि q स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर, जो कि q स्क्वायर 5q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। उस स्थिति में 5q को विभाजित करेगा। अब जब 5q को विभाजित कर रहा है और p को विभाजित कर रहा है, वैसी स्थिति में हमारा यहाँ पे विरोधाभास पाया जाता है, और यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता का नतीजा है। इसीलिए ये जो रूट 5 है यह एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए हमने चैप्टर 1 का सारा टॉपिक आप लोग का क्लियर कर दिया, जो कि आपको एग्ज़ाम में आएगा। इससे बाहर एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसके लिए हम लोग अलग से वीडियो लाएंगे। उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव आप लोग को बता देंगे, जितना भी आज तक चैप्टर 1 यानी रियल नंबर से पूछा गया होगा, और उसी में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को बता देंगे कि कौन कौन से इस चैप्टर से बनता है। क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो इससे बनता है नहीं, केवल लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है। इसलिए कुछ प्रश्न हैं जो हर वर्ष पूछे जाते हैं, उसको इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। उसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइक करने में कोई भी पैसा आप लोग का नहीं जाने वाला है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला कौन से सब्जेक्ट पे 1 शॉट चाहिए उसके लिए भी कमेंट में बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।